हेलो एवरीवन, दिस इज़ मयंक नागपाल, योर केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्ट्स का मतलब हमने लास्ट क्लास में सॉल्ट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन कर लिया था और अब हमें ये देखना है कि हमारे सिलेबस में कितने सॉल्ट्स हैं। तो उन सॉल्ट्स को हम थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ेंगे कि उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उनका अकरेंस क्या होता है, उनके यूजेस क्या होते हैं। तो पूरा प्रॉपर जानकारी अब हम सॉल्ट्स की लेंगे। तो बेसिकली पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें कौन कौन से सॉल्ट्स को इस चैप्टर के अंदर कवर करना है। तो जनरली पहला यानी फर्स्ट सॉल्ट जो हमारा होगा वो होगा सोडियम क्लोराइड। इस सॉल्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकंड जो सॉल्ट होगा हमारे पास वो होगा हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। थर्ड जो हमारे पास होगा सॉल्ट जिसको हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस। एंड नेक्स्ट वन जो हमारे पास होगा वो होगा हमारे पास नेक्स्ट सॉल्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा बेकिंग पाउडर के बाद जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो होगा बेकिंग पाउडर और ये होगा हमारे पास नेक्स्ट होगा वॉशिंग सोडा। तो इन सारे सॉल्ट्स को हमें इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, इनका अकरेंस, ये कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, इनको कहाँ यूज़ किया जाता है, ये सारी बातें आज की हम इस क्लास में करने वाले हैं। चलिए वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोडियम क्लोराइड। हमने फर्स्ट सॉल्ट जो लिया है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा कौन सा है, सोडियम क्लोराइड। तो बच्चों यहाँ से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन तो यही होता है कि कई बार वो हमें सॉल्ट के देके कॉमन नाम देके हमसे सॉल्ट का कॉमन नाम देता है और उसका साइंटिफिक नाम पूछता है, यानी केमिकल फार्मूला वाला नाम पूछता है, और कई बार कॉमन नाम देके केमिकल फार्मूला वाला नाम पूछ लेता है। तो सबसे पहले हमें दोनों नाम पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे यहाँ पर कि इस सॉल्ट का कॉमन नेम क्या होता है और फार्मूला नेम क्या होता है। कॉमन नेम, फार्मूला नेम, और थर्ड हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कि इस सॉल्ट का फार्मूला क्या होता है। फिर जब ये तीनों चीज़ें हमें पता लग जाएंगी फिर हम आगे बढ़ेंगे क्या होता है। तो बच्चों, अगर हम सोडियम क्लोराइड को डिस्कस करने वाले हैं तो देखिए कॉमन नेम और फार्मूला नेम क्या होता है। कॉमन नेम का मतलब होता है जैसे आपका नाम, आपके दो नाम होते हैं जनरली। एक नाम कौन सा होता है जो आपका घर पर आपके फैमिली लेती है, और एक नाम वो होता है जो आप स्कूल का होता है। तो जो कॉमन नेम होता है, जो घर वाले नाम को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, कॉमन नेम से। वो आपका कॉमन नेम है। कॉमन नेम का मीन्स मम्मी पापा भाई बहन हमारे पड़ोसी आपको उसी नाम से जानते हैं, ठीक है। और फार्मूला नेम वो है जिस नाम से आपको बाहर वाले लोग जानते हैं, जैसे स्कूल्स के टीचर्स, आपके स्कूल के फ्रेंड्स, या फिर आपका जो भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप अपना कौन सा नाम लिखते हैं, आप अपना फार्मूला नेम लिखते हैं। फार्मूला नेम का मतलब आप वो वाला नाम लिखते हैं जो आपके स्कूल में है, आप अपना घर वाला सिग्नेचर नहीं करते हैं। तो इसका मतलब कॉमन नेम को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, आपके घर वाले नाम से। और फार्मूला नेम कौन सा है जो हमारी पूरी लाइफ हमें यूज़ होना है, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स में है, जो हमारी मार्कशीट्स में आएगा, वो सारा क्या है, फार्मूला नेम है। तो इस तरीके से सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन नेम, सोडियम क्लोराइड का जो कॉमन नेम होता है कॉमन सॉल्ट। इसको क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट। और कई बार इस कॉमन सॉल्ट को हम एक और नाम दे देते हैं, दैट इज टेबल सॉल्ट, ठीक है। कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट ये कैसा है, ये वो नाम है जो कॉमन नेम है जो घर पे नॉर्मल लिया जाता है। लेकिन फार्मूला नेम इसका क्या है, सोडियम क्लोराइड। फार्मूला नेम इसका क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड इसका क्या है, फार्मूला नेम। उसके बाद जब फार्मूला क्या होगा, अगर फार्मूला नेम ये है तो फार्मूला क्या होगा, तो फार्मूला सोडियम को रिप्रेजेंट करते हैं Na से और क्लोराइड होता है Cl, तो फार्मूला बन गया NaCl। तो इन शॉर्ट हम इस सॉल्ट को आज पढ़ने वाले हैं। अब बारी आती है कि इसके अंदर हम बेसिक जानकारी क्या क्या लेंगे। तो फर्स्ट जानकारी हम लेंगे कि इसकी अकरेंस क्या होती है। अकरेंस मीन्स ये हमें कहाँ से मिलता है। दूसरी जानकारी होगी ये हम इसे कैसे फाउंड कर सकते हैं, मीन्स कहाँ से ले सकते हैं। और थर्ड जानकारी हमारे पास होगी कि इसका अकरेंस क्या है, इसको फाउंड कैसे कर सकते हैं। और अगर मैं इसके अंदर कहूँ कि इसका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, सकता है, ठीक है। तो हमें बेसिक 3 जानकारी चाहिए। अकरेंस यानी कहाँ पाया जाता है, दूसरा ये फाउंड यानी इसको हम कैसे ले सकते हैं, एक्सट्रैक्शन कहीं से कैसे लिया जाता है, ये प्रोसेस हम लोग देखेंगे। तो चलिए वन बाय वन हम तीनों पार्ट को करते हैं। तो इसकी अकरेंस की जब बात होती है बच्चों, तो अकरेंस, इसकी मेन अकरेंस जो है, यानी जो हमारा कॉमन सॉल्ट है, इसकी मेन अकरेंस है सी वाटर, यानी समुद्र के पानी से हमें
हम इसको ऑब्टेन करते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है? समुद्र के पानी में, बहुत बड़े अमाउंट में, बल्क में। दूसरा, फाउंड एज, कैसे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है रॉक सॉल्ट। किस फॉर्म में पाया जाता है? रॉक सॉल्ट की फॉर्म में पाया जाता है। रॉक सॉल्ट की फॉर्म में पाया जाता है, यानी स्टोन की फॉर्म में, पत्थर की फॉर्म में नीचे धरती में पाया जाता है। तो ये कैसे पाया जाता है? रॉक सॉल्ट की फॉर्म में। एक्सट्रैक्शन, अगर हम कहें कि सी वाटर से इसको कैसे निकाला जाएगा, या अगर ये हमें स्टोन की फॉर्म में, पत्थर की फॉर्म में कहीं मिला है तो उससे नमक कैसे, क्योंकि उस स्टोन के अंदर और सारी इंप्यूरिटीज़ भी होंगी, तो केवल उससे NaCl यानी सोडियम क्लोराइड कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा? तो उसको हम, जो इस मेन सोर्स तो हमारी सी वाटर है, तो हम इसको किस मेथड से करते हैं? इसको करते हैं इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन के थ्रू हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब बारी आती है कि इसका एक्सट्रैक्शन जब करते हैं तो कैसे इसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है, वो आपको थोड़ा सा बताते हैं। तो एक्सट्रैक्शन के लिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉल्ट जब हम करते हैं, तो मैंने अभी बताया कि एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉल्ट होता है हमारा किसके थ्रू? इवेपोरेशन के थ्रू। किसका इवेपोरेशन होगा? तो इवेपोरेशन होगा यहाँ पर सी वाटर का। किसका इवेपोरेशन होगा स्टूडेंट? सी वाटर का। सी वाटर का इवेपोरेशन होगा। कैसे होता है तो वो देखते हैं। जनरली होता क्या है कि सी शोर का मतलब होता है समुद्र के किनारा। समुद्र के किनारे पर क्या होता है, जो पानी होता है, पानी के साथ बहुत सारा नमक समुद्र के किनारों पर आ जाता है, और नहीं आता है तो उनको किसी बहुत सारे दूसरे मेथड से लाया जाता है। जब वो सारा नमक और पानी समुद्र के किनारों पर आ जाता है तो समुद्र के किनारों पर छोटे छोटे ड्रेनेज, नालियाँ या नाले टाइप के बना दिए जाते हैं। कुछ इस तरीके के ड्रेनेज बना दिए जाते हैं। अब इन ड्रेनेज के अंदर क्या किया जाता है? तो इन ड्रेनेज के अंदर ये जो सी वाटर आया है, इन सी वाटर को यहाँ पर इकट्ठा कर लिया जाता है। इन ड्रेनेज यानी नालों में या नालियों में सी वाटर को इकट्ठा कर दिया जाता है। अब जब सी वाटर यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठा करने के बाद इस सी वाटर के अंदर अगर हम बात करें तो इस सी वाटर में बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ भी होती हैं, और ये अभी किसके अंदर है? पानी के अंदर। इसके साथ पानी भी है। तो पानी और इम्प्यूरिटीज़ को हम क्या करते हैं? इन ड्रेनेज में कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करके कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं। तो जब कुछ दिन के लिए छोड़ते हैं तो एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है, आप लोगों ने पढ़ा है 9th में इवेपोरेशन होता है, तो इन पर जब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर पड़ता है, यानी धूप पड़ती है, तो ये इवेपोरेट होता है। इनके अंदर जो भी पानी है, या फिर हम कहें कि जो इवेपोरेटिंग मटीरियल है जैसे पानी, वो सारा का सारा इवेपोरेट हो जाता है। जब वो सारा का सारा इवेपोरेट हो जाता है तो यहाँ क्या बचता है? तो इन ड्रेनेज में केवल क्या बचता है? सॉल्ट। अब वो सॉल्ट अभी प्योर नहीं है, क्योंकि इस सॉल्ट के अंदर बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ होती हैं। इसके सॉल्ट के अंदर बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ होती हैं। फिर इन सॉल्ट्स को हम फर्दर प्यूरिफिकेशन मेथड लगाकर बिल्कुल प्योर फॉर्म में ले आते हैं। तो ये होता है एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस। इन शॉर्ट आपने ये सारी चीज़ें देख ली होंगी। पहले आप इसकी ये सारी चीज़ें देख लीजिए, इसके बाद मैं प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने वाला हूँ कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो आप इसको देख लीजिए और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट को डिस्कस करते हैं। देख लीजिए आप इसको। होप आपने इन सारी कंसेप्ट को देख लिया होगा, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। अब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स की। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स में अगर हम बात करें तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हम लोगों को पता होनी चाहिए, या क्या क्या प्रॉपर्टीज़ सॉल्ट की होती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट, सबसे पहले हम लोग यहाँ डिस्कस क्या कर रहे हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज़। पहली जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है सॉल्ट की, वो तो है इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन। यानी जो सॉल्ट हम बनाएंगे, अभी बनाना भी सीखेंगे, इसका प्रिपरेशन मेथड भी आपको सिखाऊंगा कि लैब में इसको कैसे बनाया जाता है। लेकिन अभी हम पहले प्रॉपर्टीज़, पहले उसके बारे में जान लें, उसके बाद उसका प्रिपरेशन मेथड भी जानेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी होती है इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब जब ये सॉल्ट हमें मिलता है तो किस फॉर्म में मिलता है? वाइट फॉर्म में। और बच्चों ये सॉल्ट कौन सा है? ये वो सॉल्ट है जो कॉमन सॉल्ट यानी टेबल सॉल्ट, यानी जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। क्या? नमक, जिसको आप अपनी भाषा में नमक बोलते हो। तो वो कैसा होता है? वाइट, और छोटे छोटे क्रिस्टल्स की फॉर्म में मिलता है। तो इसलिए हम इसे क्या करें? इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्या होता है? ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी की जब हम इसकी यहाँ पर बात करते हैं तो सेकेंड प्रॉपर्टी आती है इट मेल्ट्स एट 1870 केल्विन, या फिर अगर मैं इसको सेल्सियस में कहूँ तो 807 डिग्री केल्विन सेल्सियस। ठीक है, एंड बॉयल्स एट 1713 केल्विन और 1440 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है। अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट केल्विन में इतना होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में इतना होता है। अगर हम डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 807 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्ट होता है। इतने बड़े टेम्परेचर पर ये मेल्ट हो सकता है और इतने बड़े टेम्परेचर पर ये बॉयल होता है अगर हम इसे बॉयल कराते हैं। तो ये इसकी क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी के बाद थर्ड प्रॉपर्टी आती है इसकी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि यह कितने अमाउंट ऑफ वाटर में डिजॉल्व हो सकता है। तो इट्स सॉल्युबिलिटी इज its solubility is 36 ग्राम पर 100 ग्राम। 36 ग्राम पर 100 ग्राम मीन्स 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर पर 100 ग्राम वाटर, ठीक है। 100 ग्राम वाटर के अंदर 36 ग्राम नमक ही डिजॉल्व हो सकता है, घुल सकता है। कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहे हो तो बस 100 ग्राम वाटर के अंदर, 100 ग्राम वाटर के अंदर केवल 36 ग्राम वाटर ही डिज़ोल्व होता है। इससे ज़्यादा वाटर का अमाउंट डिज़ोल्व नहीं होता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसकी, कॉमन सॉल्ट की, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्लियर हो जाती है बात। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो इट या दे डू नॉट कंडक्ट, है ना, या इट, एक सी की बात करें तो इट ही ले लेते हैं। इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट इन सॉलिड स्टेट बट इन aqueous और मोल्टेड स्टेट they can be conduct electricity। मीन्स इसका मतलब क्या है कि अगर हम सॉलिड स्टेट में सोडियम क्लोराइड को लेते हैं, यानी प्योर सोडियम क्लोराइड का कोई स्टोन है हमारे पास सॉलिड स्टेट में, और हम उसमें से चाहें कि वो इलेक्ट्रिसिटी पास करा दे या उसमें करंट की वायर लगा दें और हम चाहें कि इसमें से करंट पास होने लगे, तो उसमें करंट नहीं लगेगा, उसमें करंट पास नहीं होगा। तो जो सोडियम क्लोराइड होता है यानी नमक होता है, वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। लेकिन अगर हम उसको पानी में पिघला दें, पानी में पिघलाने का मतलब है मेल्ट करा दिया, मोल्टेड स्टेट, पिघला दिया। अगर हम पानी में उसको पिघला दें और तब उस लिक्विड में से 2 वायर डालें और उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराना चाहें तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। वहीं अगर हम सोडियम क्लोराइड को लें, नमक को लें और उसको पानी में डाल के डिज़ोल्व करा दें, डिज़ोल्व मीन्स घोल दें। घोलना और पिघलाना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं बच्चों। मेल्टेड करना यानी उसको टेम्परेचर देके पिघला रहे हैं, और डिज़ोल्व करने का मतलब है उसको वैसे ही डिज़ोल्व कराया जा रहा है। तो अगर हम उसको डिज़ोल्व कराएंगे तो एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा, मेल्ट कराएंगे तो मोल्टेड सॉल्यूशन मिलेगा। तो मोल्टेड स्टेट में और एक्वस स्टेट में सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बेटर कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है, लेकिन सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसकी, सोडियम क्लोराइड की, कि ये वाइट होता है, इतना मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसकी सॉल्युबिलिटी 36 ग्राम नमक ही घुल सकता है 100 ग्राम पानी में, कितने कांस्टेंट टेम्परेचर पर। इलेक्ट्रिसिटी को सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं कराते हैं, एक्वस या मोल्टेड स्टेट में कंडक्ट करा सकते हैं। तो ये इसकी क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्लियर हो जाती है बात। अब जब हमें प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं, जब हमें पता लग गया है, इसकी पूरी जानकारी हमें पता लग गई है, तो अब हम इसको बनाना भी सीखेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन मेथड। देख लीजिए आप इनको एक बार, ठीक है। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात कर रहे हैं इसके, किसकी बात करेंगे हम लोग, प्रिपरेशन मेथड्स की, कि इन शॉर्ट लैब में, लेबोरेटरी में कैसे ये प्रिपेयर होता है और इसका प्रिपरेशन मेथड क्या होता है। तो इसका प्रिपरेशन मेथड की जब हम बात करते हैं तो प्रिपरेशन मेथड का मतलब होता है इसके बनाने की प्रोसेस। इसके बनाने की प्रोसेस है क्या, तो इसके बनाने की प्रोसेस ये होती है कि जब क्या होता है कि कोई एसिड, जब एक एसिड बेस के साथ ट्रीट करता है, हम पीछे पढ़ के आए हैं, तो क्या मिलता है हमें, सॉल्ट एंड वाटर। लेकिन हमें कौन सा सॉल्ट चाहिए, तो सॉल्ट चाहिए हमें NaCl। सॉल्ट तो चाहिए लेकिन सॉल्ट कौन सा, NaCl। तो कौन सा एसिड लें, तो एसिड ऐसा लें जिसके अंदर सोडियम आयन्स हो।
ठीक है, या बेस ऐसा लें जिसके अंदर सोडियम आयंस हो, और एसिड ऐसा लें जिसके अंदर क्लोराइड आयंस हो। तो हम एसिड ऐसा लेंगे जिसके अंदर क्लोराइड आयंस हो, तो HCl एक ऐसा एसिड है जिसके अंदर क्लोराइड आयंस है, क्योंकि हमें सॉल्ट में क्या चाहिए, हमें सॉल्ट किस फॉर्म में चाहिए, NaCl में। तो हमें कैसा एसिड चाहिए जिसके अंदर क्लोराइड आयंस हो, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि नेगेटिव आयंस कहाँ से आते हैं, नेगेटिव आयंस हमेशा कहाँ से आते हैं, एसिड से आते हैं। वहीं अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस होगा हमारे पास NaOH, और पॉजिटिव आयंस हमें कहाँ से मिलते हैं, बेस से मिलते हैं, जिसे हम क्या बोल रहे थे, पॉजिटिव आयंस को क्या बोल रहे थे, बेसिक रेडिकल, और नेगेटिव आयंस को हम क्या बोल रहे थे, एसिडिक रेडिकल। क्या होगा, तो जब ये ब्रेक होता है, आयनिक आयंस में ब्रेक होगा तो ये H+ और Cl- रिलीज़ करेगा। इसी तरीके से जब ये ब्रेक होगा तो ये Na+ और OH- रिलीज़ करेगा। अब हमको पता है कि यहाँ वाला पॉजिटिव इधर वाले नेगेटिव के साथ H और OH मिलके वाटर बनाएंगे, और ये वाला पॉजिटिव इस वाले नेगेटिव के साथ मिलके सॉल्ट बनाएगा, और वो सॉल्ट क्या होगा, NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड, या फिर मैं इसको कहूँ सोडियम क्लोराइड या फिर कॉमन सॉल्ट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉमन सॉल्ट बोल सकते हैं। तो दिस इज़ द प्रिपरेशन मेथड ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड का अगर हम प्रिपरेशन मेथड करें तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसको नोट बना के लिखेंगे आप लोग, दैट इज़ ब्राइन। क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ ब्राइन, व्हाट इज़ ब्राइन, और बहुत सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के अंदर ये वर्ड बहुत यूज़ किया जाता है। क्या है ये ब्राइन, तो ब्राइन क्या होता है, द एक्वस सॉल्यूशन of sodium chloride, aqueous solution of sodium chloride is called as brine, मीन्स जब नमक को पानी में घोल दिया जाता है तो नमक और पानी के सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है साइंटिफिक लैंग्वेज में, ब्राइन, BRINE, ब्राइन। ठीक है, तो द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नोन एज ब्राइन। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl को बोला जाता है ब्राइन। क्लियर होती है ये बात। अब जब ये बात भी क्लियर हो जाती है तो हम लोगों ने प्रिपरेशन मेथड भी देख लिया, हमने ब्राइन को भी देख लिया, और कैसे और क्या क्या किया जा सकता है। तो इसके प्रिपरेशन मेथड तो हमने सोडियम क्लोराइड का कर लिया, यानी सोडियम क्लोराइड बना लिया। इसके बाद बारी आती है हमारे पास, आप देख लीजिए इसको एक बार, इसके बाद बारी आती है हमारे पास कि हम क्या कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस। जब हम सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो क्या मिलता है, हमें कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हेन वी इलेक्ट्रोलाइट द सोडियम क्लोराइड एक्वस NaCl का मतलब ब्राइन का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराकर किसी लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कराकर उससे कुछ प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब कैसे होता है ये, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ कि जनरली हम क्या करते हैं, एक सेल प्रोड्यूस करते हैं, सेल बनाते हैं। उस सेल के बनाने के लिए हम एक कंटेनर लेते हैं और उस कंटेनर के अंदर 2 मेटल की रोड डिप कराते हैं, 2 मेटल्स की रोड डिप कराते हैं। ठीक है, अब मेटल की रोड डिप कराने के बाद इसके अंदर हम सॉल्यूशन भर देते हैं, किस चीज़ का, ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब है क्या, एक्वस NaCl सॉल्यूशन भर देते हैं। अब इन दोनों मेटल की रोड को हम क्या करते हैं, तो हम दोनों मेटल की रोड को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देते हैं, और एक मेटल की रोड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और दूसरी मेटल की रोड को नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के कनेक्ट करते हैं। जिस मेटल की रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं उस टर्मिनल को बोला जाता है एनोड, और जिस मेटल की रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं उस टर्मिनल को बोला जाता है कैथोड। क्या होता है, इसके बाद जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट होती है। कैसे, क्योंकि एक्वस का मतलब क्या है, यहाँ पर वाटर, तो वाटर जब है तो वाटर भी आयंस में ब्रेक होता है, हम लोगों को पता है। तो ये कैसे ब्रेक होता है, H+ और OH-, ये 2 तरीके के आयंस देता है कौन, एक्वस, वाटर। इसी तरीके से NaCl भी आयंस में ब्रेक होता है, तो ये भी क्या होगा, ये भी आयंस में ब्रेक होगा, और ये क्या देगा, Na+ और Cl-। मीन्स इस लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर 4 तरीके के आयंस प्रेजेंट हैं, कौन कौन से, Na+ और H+, OH- और Cl-। अब होगा क्या कि ये जो 2 पॉजिटिव आयन हैं, ये वाले जो दो पॉजिटिव आयन हैं, ये 2 पॉजिटिव आयंस, क्योंकि पॉजिटिव को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, नेगेटिव चार्ज की, तो ये दोनों पॉजिटिव आयंस कहाँ जाना चाहेंगे, इस मेटल की रोड की ओर भागना स्टार्ट करेंगे। कब, जब इलेक्ट्रिसिटी
हम इसको देना स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी देते ही ये दोनों के चाहेंगे कि मैं नेगेटिव की ओर जाऊँ, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। लेकिन जब इन दोनों में रेस लगेगी तो आप ये समझिए कि इन दोनों में से कोई एक ही जा पाएगा, और जब इन दोनों में रेस लगती है तो इन दोनों में जीतता कौन है? हाइड्रोजन। इन दोनों में कौन जीत जाता है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन जाके क्या करता है? H+ आयंस, ये जो H+ आयंस है इसको हम हाइड्राइड आयंस बोलते हैं, ठीक है। ये हाइड्राइड आयंस यहाँ से मूव करते हैं और इस रोड पर जाकर चले जाते हैं। जब वो इस रोड पर जाते हैं तो कैथोड पर हमेशा एक प्रोसेस होती है बच्चों, इस सेल के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसको हमने पढ़ा था रिडॉक्स प्रोसेस। रिडॉक्स मीन्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो एक टर्मिनल पर हो रहा होता है रिडक्शन और दूसरे टर्मिनल पर हो रहा होता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा होता है? कैथोड पर हमेशा क्या होगा बच्चों? रिडक्शन। किसका रिडक्शन होगा? तो ये H+ का, क्योंकि H+ इधर जा रहे हैं तो किसका रिडक्शन हो रहा है? H+ का। कैसे? मैं लिख रहा हूँ एट कैथोड। कैथोड पर क्या हो रहा होगा? कैथोड पर हो रहा है रिडक्शन, कैथोड पर हो रहा है रिडक्शन, और रिडक्शन किसका? H+ आयंस का। ये जो H+ आयंस हैं ये क्या करेंगे? ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और एक इलेक्ट्रॉन गेन करके हाफ H2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। हाफ H2 में कन्वर्ट हो जाएंगे मींस इसको पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो ये किस में कन्वर्ट होगा? H2 गैस में। और ये H2 गैस में बन के यहाँ से निकलना, H2 गैस क्या होगी? यहाँ से H2 गैस निकलना स्टार्ट हो जाएगी, H2 गैस इवॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। जब कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है तो हमें पता है कि रिडॉक्स तभी होता है जब कहीं पर ऑक्सीडेशन भी होता है। तो एनोड पर क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन। तो हम लिखते हैं एट एनोड। एनोड पर क्या हो रहा है? तो एनोड पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन किसका? तो फिर दोबारा अब इन नेगेटिव वालों में रेस लगेगी। जब इन नेगेटिव वालों दोनों में रेस लगेगी तो ये दोनों में से अब कौन जीतेगा? अब बारी आती है इन दोनों में से कौन जीतेगा? तो इन दोनों में जीतता है ये Cl-। कौन जीतता है? Cl-। और Cl- क्या है कि इसके पास तो माइनस की फॉर्म, माइनस का मतलब है ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये Cl- अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। और ये क्या करेगा? ये तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और हाफ Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही लूज जो इसने किया था वही वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने गेन किया था। तो क्लोराइड आयन किस में कन्वर्ट हो गए? क्लोरीन गैस में। मीन्स एनोड से हमें क्या निकलती हुई दिखेगी? क्लोरीन गैस। मीन्स एनोड से हमें क्या निकलती दिखेगी? क्लोरीन गैस। और कैथोड से हमें कौन सी गैस निकलती दिखेगी? हाइड्रोजन गैस। यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन गैस, ठीक है। ये बोर्ड में पूछा जाता है। अब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल रही है, क्लोरीन यहाँ से निकल रही है। हाइड्रोजन कब बनी? जब हाइड्राइड आयन हाइड्रोजन में कन्वर्ट हुए। क्लोरीन कब बनी? जब क्लोराइड आयन क्लोरीन में कन्वर्ट हुए। लेकिन अभी हमारे पास 2 आयन बच गए जिनका कुछ नहीं हुआ। किस किस आयन का कुछ नहीं हुआ? एक तो आपका ये वाला आयन था जो वहीं का वहीं रह गया, और एक आपका Na+ आयन था। तो पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर कौन रह गया? Na+ और OH-। तो होगा क्या कि यहाँ से हाइड्रोजन निकलती जाएगी, यहाँ से क्लोरीन निकलती जाएगी, और लास्ट में नीचे क्या बचा मिलेगा? Na+ और OH- आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? NaOH। और आपको पता है NaOH क्या होता है? बेस। तो यहाँ से एक प्रोडक्ट हमें और मिलेगा, क्या मिलेगा? NaOH। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, जब ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो हम क्या फॉर्म होता है? तो ब्राइन के इलेक्ट्रोलाइसिस में हमें एट एनोड मिलती है क्लोरीन गैस। एट एनोड पर किसका प्रोडक्शन होता है? क्लोरीन गैस का। एट कैथोड हमें क्या मिलता है? तो एट कैथोड मिलता है हमें हाइड्रोजन गैस। और बाय प्रोडक्ट लास्ट में हमें क्या मिलता है सेल के अंदर? तो बाय प्रोडक्ट हमें यहाँ मिलती है NaOH। तो इस तरीके से इसका यूज़, यानी ब्राइन का यूज़ किसके फॉर्मेशन में किया जाता है? ब्राइन का यूज़ क्लोरीन गैस से बना सकते हैं हम। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl से हम क्या बना सकते हैं? क्लोरीन गैस। हाइड्रोजन गैस भी बना सकते हैं और NaOH भी हमें मिल जाता है। तो ये होता है सोडियम क्लोराइड का प्रिपरेशन मेथड, और सोडियम क्लोराइड से क्या हम बना सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू। ये देख लीजिए आप इसको। इसके बाद हम इसके आगे बढ़ेंगे यूजेस, यानी सोडियम क्लोराइड के यूजेस क्या होते हैं। तो देख लीजिए आप इसको, फिर यूजेस डिस्कस करते हैं। देख लीजिए। होप आपने इसको देख लिया होगा। अब अगर हम इससे आगे बात करें तो हम इसके बात करेंगे अब यूजेस की, कि यूजेस ऑफ सोडियम क्लोराइड क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूजेस ऑफ सोडियम क्लोराइड। बहुत सारे यूजेस तो आप बेसिकली जानते होंगे। क्यों? क्योंकि इसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यूजेस की जब बात होती है तो यूजेस ऑफ NaCl, या मैं कहूँ यूजेस ऑफ सोडियम क्लोराइड,
तो यूजेस ऑफ सोडियम क्लोराइड कौन कौन से हो सकते हैं वो बात करते हैं। तो फर्स्ट यूज़ इसका कहाँ किया जाता है, तो पहला इट इज़ यूज्ड एज टेबल सॉल्ट। इट इज़ यूज्ड एज टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट का मतलब होता है अपने हमारे घरों में जो हम यूज़ करते हैं घरों की प्रोसेस में, इट इज़ यूज्ड एज टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट में यूज़ किया जाता है। फिर दूसरा यूज़ कहाँ किया जाता है, तो इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, अभी हमने इसको NaCl को यूज़ किस में किया था, किसको बनाने में किया था, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस एंड NaOH। इनको बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। केवल इनको ही बनाने में इसका यूज़ नहीं किया जाता, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सोप, साबुन बनाने में। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जो साबुन का फॉर्मेशन होता है, सोप का फॉर्मेशन होता है, जो सोप में हार्डनेस आती है, यानी जब सोप बनता है ना तो वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है, लेकिन हम जब उसे हार्ड करते हैं, आपके यहाँ कैसे मिलता है, आपको अवेलेबल होता है एक सॉलिड फॉर्म में, है ना। तो वो जो सॉलिड फॉर्म में आता है उसको हार्डनेस देने के लिए क्या यूज़ करते हैं, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड यानी नमक, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ सोप, सोप के बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। और बहुत सारे एंड ऑल्सो ऑर्गेनिक डाइज बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो कुछ कंपाउंड और बनते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज डी आइसिंग एजेंट। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज डी आइसिंग एजेंट। अब ये डी आइसिंग एजेंट क्या होता है, तो बच्चों डी आइसिंग एजेंट का मतलब होता है कि ये ना बर्फ़ को बड़ी जल्दी पिघला देता है, आइस नहीं बनने देता है पानी की। कैसे, अगर हम पानी में नमक डाल दें तो उसका जो, जैसे अगर नॉर्मल प्योर वाटर है तो प्योर वाटर आपको पता है प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज़ हो जाएगा अगर उसको उतना टेम्परेचर मिल जाए। लेकिन अगर हमने उस पानी में नमक डाल दिया तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज़ नहीं होगा, अब वो -2, -3, -4 तक पे फ्रीज़ होगा, 0 पर आके वो बर्फ़ नहीं बनेगा। तो ये क्या है, डी आइसिंग एजेंट है। अगर इसको पानी में मिला दिया जाए तो ये क्या करता है, ये उसको 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज़ नहीं होने देता है। और ये प्रोसेस कहाँ यूज़ की जाती है, तो ये प्रोसेस जैसे पहाड़ी इलाके होते हैं ना, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, तो वहाँ पर जब स्नोफॉल होता है तो वहाँ पर सड़कों पर बर्फ़ जम जाती है। और जब सड़कों पर बर्फ़ जम जाती है तो सड़कों पर बर्फ़ ना जमे इसलिए पहले ही ऑलरेडी क्या कर दिया जाता है, नमक डाल दिया जाता है, सड़क पर नमक बिछा दिया जाता है। तो बर्फ़ जब उसके ऊपर पड़ती है तो उसको वो डी आइस कर देता है, आइस को डी आइसिंग कर देता है, तो वहाँ भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो डी आइसिंग एजेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटर। It is used as a preservator for the preservation of मीट यानी फ्लैश, जिसे मांस कहते हैं, मांस के प्रिजर्वेशन में, फिश एंड पिकल्स, अचार ख़राब ना हो, या जो मार्केट में फ़िश मिलती है जो ऑलरेडी मार्केट में पहले ही कटाई मिलती है, यानी जैसे आप अगर किसी मॉल में जाते हैं तो मॉल में भी वहाँ पर क्या मिलता है, फ्लैश मीट मिलता है, एक बिल्कुल डिपार्टमेंट वहाँ का मीट का डिपार्टमेंट अलग होता है, तो उसको रैपिंग किया जाता है। तो रैपिंग कब किया जाता है, उस पर किसका, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का लेप करके रैपिंग किया जाता है ताकि वो ख़राब ना हो, ठीक है। इसी तरीके से हमारे घरों में जो अचार डलता है, उसमें हम NaCl यूज़ करते हैं। NaCl यूज़ करते हैं टेस्ट के लिए, तो हम NaCl यूज़ करते हैं, लेकिन टेस्ट के साथ साथ वो उसको प्रिजर्वेशन भी देता है, ख़राब होने से बचाता है। अगर हम उस अचार में नमक नहीं डालेंगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रिजर्वेशन का काम कौन करता है, अगर हम अचारों में बात करें, पिकल्स में, तो तेल। आपने मार्केट वाला देखा है, हमारे घरों वाला अचार कैसा होता है, खूब तेल भरते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, लेकिन मार्केट वाला अचार में तेल बहुत कम होता है लेकिन उसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि दोनों ही प्रिजर्वेशन का काम करते हैं। अब ऑयल तो महंगा आता है, नमक ऑयल के कंपैरिजन में सस्ता आता है, तो वहाँ प्रिजर्वेटर कौन यूज़ किया जाता है, तो वहाँ प्रिजर्वेटर क्या किया जाता है, सॉल्ट यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके यूजेस हो जाते हैं। एक आध यूज़ और बता दूँ तो क्या है, इट ऑल्सो मेंटेन
आवर बॉडी मेटाबॉलिज्म। बॉडी मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी को भी इसकी नीड होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। तो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को चलाने के लिए, ठीक है, ब्लड के सर्कुलेशन को सही रखने के लिए किसका, वहाँ भी इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन इफ़, यहाँ नोट बना के लिख लेना, इफ़ इनटेक ऑफ हायर अमाउंट ऑफ NaCl, अगर NaCl का ज़्यादा अमाउंट हमने खा लिया, बहुत ज़्यादा अमाउंट अगर कोई नमक खाता है तो वहाँ उसको क्या प्रॉब्लम हो जाती है, तो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। पहली आपकी होती है हार्ट डिजीज़, दिल से संबंधित बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती हैं जो व्यक्ति ज़्यादा नमक खाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा अमाउंट में नमक वैसे यूज़फुल है लेकिन ज़्यादा अमाउंट में हार्मफुल है। दूसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट, हार्ट डिसीज़ के साथ साथ जो हाइपरटेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर का बढ़ना, या मैं कहूँ कि इंक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन हो रही है भाई, मेरा तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो ज़्यादा ब्लड प्रेशर किसका बढ़ता है, जो ज़्यादा नमक खाते हैं। अगर जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ता है उनको मना किया जाता है कि ज़्यादा सॉल्ट नहीं लेना चाहिए, दैट इज़ द हार्मफुल। और एक आध बात अगर मैं आपको नॉलेज के लिए बताऊं तो सी वाटर के अंदर ऑलमोस्ट 3.75% क्या होता है, सॉल्ट्स। सी वाटर के अंदर 3.75% सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे दूसरे सॉल्ट NaCl के अलावा, ठीक है। लेकिन सबसे बड़े अमाउंट में मतलब 2.71 से लेके 2.91% तक कौन होता है, NaCl, और बचा हुआ अमाउंट किसका होता है, अदर सॉल्ट्स का, जिसको हम प्यूरिफिकेशन के थ्रू क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा सोडियम क्लोराइड कंप्लीट हो जाता है। हम लोगों ने उसकी प्रॉपर्टीज़ देख ली, उसका प्रिपरेशन मेथड देख लिया, उसको कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, नेचर में कैसे पाया जाता है, ठीक है।